हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम पढ़ने वाले इसमें 37 चैप्टर जिसमें हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स की बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इससे पहले हमने किया हुआ 35th चैप्टर जिसमें हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ा है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, नॉट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 36 चैप्टर जो है वो मैंने स्किप कर दिया है। रीज़न ये है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ना है और इसमें पुराने प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको ये पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज हो चुका है और ये दो पार्ट में डिवाइड भी हो चुका है और ये एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो जिस तरीके से बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं उसी तरीके से इनका भी प्रोविज़न हो गया है, ठीक है। तो उसमें जो पुराने प्रोविज़न दिए गए हैं 36 में, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया हुआ है। मैं बाद में एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा जो नया स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने 36 चैप्टर को स्किप किया हुआ है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं 37, जिसमें हम कुछ स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जिनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे तक में यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है कुछ स्टेट्स के बारे में। ये कुल मिला के 12 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें से 6 स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और 6 स्टेट्स जो हैं वो मेनली साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु और केरला को छोड़ के, ठीक है। और भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात हो गया और इसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट हो गए इधर के। उसके बाद जो बाकी बचे वो आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं 6, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सीधी सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपको मेघालय और त्रिपुरा को छोड़ के ये सारे स्टेट्स हैं। तो ध्यान रखिए कि ये जो व्यवस्था की गई इन 12 स्टेट्स के लिए अलग से एक स्पेशल प्रोविज़न की व्यवस्था की गई, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। तो बाय द टाइम धीरे धीरे अलग अलग प्रोविज़न के द्वारा इनको अलग अलग व्यवस्था दी गई। ऐसा नहीं था कि एक ही अमेंडमेंट लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इनको इंसर्ट किया गया ये 12 स्टेट्स के लिए। अलग अलग धीरे धीरे बाय द टाइम ये अमेंडमेंट करते गए और इस तरीके से इनको इंसर्ट करता गया, ठीक है। बट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये आखिर किया क्यों किया, स्पेशल प्रोविज़न लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब हमें ये भी पता है कि ये सब एरियाज कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया हैं। तो उन ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरिया के लोगों के लिए कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ उन स्टेट में जो डिस्टर्ब एरिया है, कुछ स्टेट के कुछ पार्ट डिस्टर्ब होते हैं, या तो पूरा स्टेट ही डिस्टर्ब हो या फिर स्टेट में कुछ पार्ट्स डिस्टर्ब हो, तो उन डिस्टर्ब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके, वहाँ के लोकल लोगों के डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का प्रोविज़न किया गया, ठीक है। तो जैसा कि आर्टिकल 371 से लेकर 371 जे में यहाँ पर स्टेट्स में व्यवस्था की गई है। तो क्या क्या व्यवस्था है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोविज़न फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो आर्टिकल 371 में इसकी बात की गई है। देखिए, ये चैप्टर अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का स्टेटस चेंज हुआ, क्योंकि उसको भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, खास करके उसको कुछ ज़्यादा स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था। तो जब वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ तो खास करके ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, ये आर्टिकल 371 से लेकर 370 जे के अंडर में, इनके लिए भी चिंताएँ आई थी। अगर आप डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पर इनको भी दिक्कत हो रही थी, या फिर ये भी मुद्दा उठा था कि क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी ये जो प्रोविजंस मिले हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे होम मिनिस्टर ने इसको अलग से क्लैरिफाई किया कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस था वो टेम्परेरी स्टेटस था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये जो स्टेटस है टेम्परेरी नहीं है जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को दिया गया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिया गया और ये परमानेंट है, ठीक है। तो इसलिए ये मुद्दा आया था न्यूज़ में, दैट्स वाई ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर मेंस देंगे, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ओके। तो प्रोविज़न फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर्टिकल 371,
ध्यान रखिएगा, इस केस में महाराष्ट्र और गुजरात के केस में ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। हर स्टेट का अलग अलग है, कहीं पर प्रेसिडेंट के पास पावर है, कहीं पर गवर्नर के पास पावर है, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। तो महाराष्ट्र और गुजरात के केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, क्या पावर है कि वो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड किस एरिया के लिए, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन हो गया, मराठवाड़ा हो गया, या वैसे ही कुछ डिस्टर्ब्ड एरिया या ट्राइबल एरिया महाराष्ट्र के, उसी तरीके से गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ या और बाकी के एरिया गुजरात के जो ट्राइबल या बैकवर्ड एरियाज हैं, तो इन एरियाज के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे। अब ये क्या करेगा कि डेवलपमेंट बोर्ड का अपना कुछ काम होगा और उस काम के तहत उस वर्किंग को ध्यान में रखते हुए हर ईयर इस डेवलपमेंट बोर्ड का रिपोर्ट तैयार किया जाएगा और ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल उसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर उसे रखेंगे। साथ ही साथ इन मेंशन्ड एरिया में, एबव मेंशन्ड एरिया यानी जो ऊपर बताया गया एरिया है, उन एरिया में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा या फिर जो डेवलपमेंट काम होंगे, उस डेवलपमेंट काम में जितने खर्चे होंगे उसको फंड देने का काम भी यहाँ पर प्रेसिडेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ इक्विटेबल एलोकेशन। इक्विटेबल एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि बराबर एलोकेशन, इसका मतलब ये है कि जिस एरिया को जितने पैसे चाहिए, क्योंकि हर एरिया का अपना कुछ लोकल रीजन्स होते हैं, तो लोकल हिसाब से वहाँ की जो लोकल समस्या है उसके हिसाब से फंड जो होता है या जो उसकी ज़रूरतें हैं वो वैरी कर सकती हैं। तो जिसको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा उसको मिले, ये व्यवस्था करना भी प्रेसिडेंट का काम है। इसके साथ साथ वहाँ की उस एरिया की में जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर इक्विटेबल अरेंजमेंट मिल जाए, यानी कि हर एक सेक्शन को वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिले, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ की जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें, ये सारी व्यवस्था करना ये प्रेसिडेंट का काम है महाराष्ट्र और गुजरात के केस में। इसके बाद देखते हैं नागालैंड। ये आर्टिकल 371A इसमें आएगा। तो इसमें यह कहा गया कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई एक्ट कुछ मामलों में नागालैंड पर लागू नहीं होगा जब तक कि नागालैंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको ऑथोराइज ना कर दे। तो कौन कौन से मामले हैं? नागा के जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं, देखिए हर कम्युनिटी जो होती है ना, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो या फिर हमारे प्लेन में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी भी कम्युनिटी हो, तो आप देखेंगे हर कम्युनिटी के कुछ अपने ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, अपने कम्युनिटी के कुछ नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिटी काम करती है, और सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं जो वो करती है। तो उसी तरीके से ये नागा होते हैं या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, इनकी भी अपनी सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं कम्युनिटी के, जिसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो उन नागास के रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड मामले, इनकी कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स। कस्टमरी लॉ मतलब उनके जो अपने रूल्स हैं, अब जो अपने कस्टम्स या परंपरा जो होती है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ये कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने केसेस के निपटारे भी करते हैं, ठीक है। हर कम्युनिटी में होता है ना, कुछ व्यवस्था होती है कि अगर कोई किसी तरीके क्राइम करता है तो उनको किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये अब खास करके प्लेन में अब उतना ये नहीं रहा, लेकिन अभी ट्राइबल कम्युनिटी अपने इन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही काम करती है। तो अब क्या होता है कि कुछ जो सिविल मामले हो गए या फिर क्रिमिनल मामले हो गए, इसमें ये जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है और अपने नियमों के अकॉर्डिंग वो जस्टिस देने का काम करती है। इसके अलावा लैंड के ऑनरशिप से रिलेटेड मामला हो, लैंड के ट्रांसफ़र से रिलेटेड मामला हो, या किसी भी रिसोर्सेज से रिलेटेड ऑनरशिप या ट्रांसफ़र का मामला हो, तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर पार्लियामेंट का एक्ट लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको ऑथराइज ना कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नर के पास पावर होता है विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नर वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे कंसल्टेशन करता है और उसके बाद गवर्नर यहाँ पर अपना जजमेंट देता है, डिसीजन देता है, और गवर्नर का जो डिसीजन जो होगा इस केस में फाइनल होता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो भी यहाँ पर गवर्नर को डिसीजन दे सकता है।
तो अगर प्रेसिडेंट डिसीजन देगा गवर्नर को तो प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा, ये डायरेक्शन जो होगा, वो गवर्नर के डायरेक्शन के ऊपर प्रिवेल हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट का ही डायरेक्शन माना जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर गवर्नर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है। उसी तरीके से गवर्नर के पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ग्रांट्स होते हैं, जैसे है ना कि हर स्टेट्स को ग्रांट मिलता है, ग्रांट्स यानी कि जो पैसा मिलता है सेंटर की तरफ से, तो इस अब किस किस प्रोविजंस के लिए पैसा चाहिए वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तैयार करती है। तो मान लीजिए कुछ मुद्दे हैं, A, B, C, D करके 4 मुद्दे हैं जिस पर इनको पैसा चाहिए। तो गवर्नर का ये काम होता है कि जिस मुद्दों के लिए पैसा मिला हुआ है, जिस टॉपिक के लिए पैसा मिला हुआ है स्टेट को, तो गवर्नर ये ध्यान दे कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने पैसा लिया है ये उसी चीज़ पर खर्च कर रहे हैं या नहीं। अब ये नहीं कि पैसा किसी एक काम के लिए इन्होंने लिया और किसी दूसरे काम पर ये खर्च करने लगे। तो इस चीज़ को इंश्योर करना भी गवर्नर का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। साथ ही साथ गवर्नर के पास ये पावर होता है कि नागालैंड के ट्यूनसांग डिस्ट्रिक्ट में ये एक रीजनल काउंसिल की व्यवस्था करेंगे, एक रीजनल काउंसिल बनाएंगे जिसमें 35 मेंबर्स होंगे। ठीक है। तो आपने देखा नागालैंड के केस में ये पूरा का पूरा पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। लेकिन अभी हमने पीछे देखा था महाराष्ट्र और गुजरात के केस में ये किसके पास था? प्रेसिडेंट के पास था। तो ये चेंज होते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने का। प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और फंसा सकते हैं कि प्रेसिडेंट की जगह पे गवर्नर लिख दे और गवर्नर की जगह पे प्रेसिडेंट लिख दे, और आप प्रेसिडेंट गवर्नर पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ उसमें जो मेन मुद्दा लिखा हो वो पढ़ेंगे। मेन मुद्दा तो सही ही होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से गलतियाँ हो जाएंगी। चलिए आसाम के लिए आर्टिकल 371B, इसमें अगेन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में ही एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है। अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली है, आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अब यहाँ पे हर जगह से लोग चुन के आते हैं, हर जगह का मतलब उस स्टेट से ही। तो उस स्टेट में ही आसाम में भी कुछ एरिया ऐसे हैं जो हिली एरियाज़ हैं, आसाम में भी कुछ एरिया है जो प्लेन वाले एरिया हैं, खास करके साउथ आसाम वाला, ब्रह्मपुत्र वैली वाला रीजन। ठीक है। तो अब यहाँ हिली एरिया से भी लोग चुन के आते हैं, प्लेन वाले एरिया से भी लोग चुन के आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगा कि इस लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी के मेंबर सिर्फ ट्राइबल एरिया से चुन के आने वाले लोग ही होंगे, या फिर अदरवाइज स्पेसिफाई कुछ अलग ना किया जाए तब। ठीक है। अगर कुछ अलग स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ ट्राइबल एरिया से जो लोग चुन के गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन लोगों को इस कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये पावर आपको प्रेसिडेंट का दिया गया। मणिपुर आर्टिकल 371C, यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास अगेन ये पावर होता है कि मणिपुर के लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कमेटी बनाई जाएगी, जैसे कि आपको आसाम में थी ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कमेटी बनाई जाएगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इस कमेटी के मेंबर कौन होंगे? अगेन हिली एरियाज, इस स्टेट में जो हिली एरियाज हैं वहाँ से चुन के जो लोग आए होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्हीं को इस कम्युनिटी का मेंबर बनाया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट यहाँ पर गवर्नर को डायरेक्शन दे सकता है कि गवर्नर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि ये कमेटी जो बनाई गई है वो सही तरीके से काम कर रही है नहीं। ठीक। गवर्नर के बाद यहाँ पर पास ये पावर भी होगा कि इस कमेटी की जो वर्किंग है उसका एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करे या तैयार करवाए और उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने रखें। ठीक है, इस कमेटी की रिपोर्ट को। साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी यह पावर होता है कि इस स्टेट में यानी कि मणिपुर में जो हिली एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मामले हैं, उन मामलों में वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मणिपुर के बारे में है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसमें आर्टिकल 371D और आर्टिकल 371E दो व्यवस्थाएं हैं। तो आर्टिकल 371D के अंदर ये कहा गया कि यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये इंश्योर करना होगा कि इस स्टेट्स में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं और जो एजुकेशन है,
इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए लोगों को। साथ ही साथ इस एरिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ये भी प्रेसिडेंट के पास ही पावर है ये ट्रिब्यूनल बनाने का। एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ये ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा? इस ट्रिब्यूनल का काम ये होगा कि इस स्टेट में जो भी सिविल पोस्ट है यानी कि सिविल नौकरियां हैं, उन सिविल नौकरियों से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट, अलॉटमेंट या प्रमोशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, ग्रीवेंसेस होंगे, उनको सॉल्व करने का काम ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल करेगा। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर जो जुडिक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का होगा। यहाँ पर हाई कोर्ट का जुडिक्शन नहीं होगा इस ट्रिब्यूनल के ऊपर। यानी कि अगर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आपको जाना है, इसके डिसीजन के अगेंस्ट कहीं अपील करना है, तो आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास है कि वो कर सकते हैं। आर्टिकल 370E में कहा गया कि आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर सिक्किम, आर्टिकल 371F। यहाँ पर यह कहा गया कि सिक्किम में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी जिसमें 30 से कम मेंबर नहीं होंगे, और सिक्किम से केवल एक आदमी को लोकसभा में चुन के भेजा जाएगा। इसका मतलब सिक्किम का पूरा जो स्टेट था, इसमें केवल एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। पूरा सिक्किम जो है बस एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको सिर्फ एक कैंडिडेट को ही चुन के भेजेगा वो लोकसभा में। अगेन यहाँ पर गवर्नर के पास ये पावर है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट या डेवलपमेंट के लिए, या फिर वहाँ पर पीस, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, और इस केस में गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से काम करेगा, अपनी स्वेच्छा से काम करेगा, जो भी उसका मन होगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर प्रेसिडेंट डायरेक्शन देते हैं तो फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होगा कि इंडिया के दूसरी स्टेट्स में अगर कोई लॉ चल रहा है, कोई एक्ट चल रहा है, तो उस एक्ट को वो सिक्किम में भी लागू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोविजंस फॉर मिजोरम, आर्टिकल 371G। तो ये प्रोविजंस कुछ इसी तरीके से है जैसे हमने नागालैंड वाले केस में पढ़ा था कि अगेन यहाँ पर पार्लियामेंट का एक्ट जो होगा उन मामलों पर लागू नहीं होगा। कौन कौन मामले जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कब तक? जब तक वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस चीज़ को ऑथोराइज ना करे। तो कौन कौन से मामले? अगेन जैसे नागा में हमने पढ़ा था कि मिजो से रिलेटेड जो रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं वो हो गए, इनके जो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स होते हैं, इनके जो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग जो सिविल और क्रिमिनल रिलेटेड मामले होते हैं वो हो गया, या फिर इनके लैंड से रिलेटेड ओनरशिप और ट्रांसफ़र के मामले हो गए, इन सारे केसेस में। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया कि मिजोरम में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की जाएगी जिसमें 40 से कम मेंबर नहीं होंगे। ओके, नाउ अरुणाचल प्रदेश के बारे में 371H। ओके, अगेन यहाँ पर यह कहा गया कि गवर्नर के पास उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जो होगा उस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनकी कंसल्टेशन के साथ ये काम करेंगे, और यहाँ पर गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। अगेन अगर प्रेसिडेंट डायरेक्शन देते हैं इस मामले में तो प्रेसिडेंट का डायरेक्शन जो होगा वो फाइनल होगा। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की गई जिसमें 30 से कम मेंबर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, आर्टिकल 371I, ये है आई। ठीक है, HI के बाद, H के बाद I। दिस इज फॉर गवर्नर। इसमें दिस इज फॉर गोवा। इसमें कहा गया है कि गोवा में भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की जाएगी जिसमें 30 से कम मेंबर नहीं होंगे। अगेन कर्नाटका के लिए 371J। इसमें व्यवस्था की गई कि जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन है यहाँ के लिए एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस डेवलपमेंट बोर्ड का जो काम होगा उस काम से रिलेटेड एक रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। ये एनुअल रिपोर्ट होगा जिसको हर साल प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है कर्नाटका की, वहाँ पर इसको रखेंगे। अगेन इस रीजन के, यानी हैदराबाद कर्नाटका के रीजन के में जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे
उनके फंड की व्यवस्था करना भी प्रेसिडेंट का काम होगा। इसके साथ साथ इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ के एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन प्रोवाइड करना भी प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साथ ही साथ उस एरिया में जो गवर्नमेंट पोस्ट होंगे, यानी कि सरकारी नौकरियां जो होंगी, खास करके स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट, स्टेट राज्य सरकार की सरकारी नौकरियां, तो उनसे रिलेटेड जो पोस्ट होंगे वहाँ पर यहाँ के लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये सारा आपको कुछ 12 स्टेट्स हैं जहाँ जिनको स्पेशल प्रोविजन का दर्जा मिला हुआ है। इनको ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स में भी, आपके मेंस में भी, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट अब हम मिलते हैं। इस तरीके से ये हमारा 4th पार्ट ख़त्म हो गया आज। अब नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे आने वाली वीडियोज़ में होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।